अच्छा यार, हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक लेबर कॉस्ट विद बोनस। यानी इसमें हमने एक पढ़ना क्या है। कभी कभार सवाल के अंदर उसने ना आपको बोनस का फॉर्मूला बताया होता है, यानी बोनस निकालने का तरीका बताना है आपने, मतलब वो सवाल पूछता है, आपको तरीका बताना होता है, आंसर निकालना होता है। और साथ ही वो कहता है टोटल लेबर कॉस्ट भी बताओ, यानी कि उसकी नॉर्मल सैलरी भी बताओ और जितना उसका बोनस बन रहा है वो एडिशन होगी, टोटल अमाउंट जो बनेगी वो बताओ। इससे पहले हम थोड़ा सीखते हैं कि बोनस क्या होता है। बोनस ऑब्वियसली आप जब अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अच्छी आपकी कारकर्दगी होती है, तो उसके ऊपर आपको कोई इंसेंटिव, आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है आपके ओनर की तरफ से, आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी की तरफ से, कि आपने अच्छा काम किया। यानी आपने क्या कहते हैं, आपको कहा गया था कि आपने फॉर एग्जांपल 100 घंटों में काम करना है, आपने 80 घंटों में काम कर लिया, तो आपने टाइम बचा लिया। तो उस लिहाज से आपके ना बोनस बनते हैं, उस लिहाज से आपको बोनस मिलते हैं। और वो बोनस क्या होते हैं कि आपके नॉर्मल जो आपकी सैलरी बन रही होती है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं और टोटल आपको अमाउंट मिल जाती है। ऑब्वियसली बोनस पे भी आपका हक है और आपकी सैलरी पे भी आपका हक है। अब अगर हम बात करें कि इसका कोई फॉर्मूला होता है, बोनस निकालने का कोई फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता। सेट फॉर्मूला यानी कि कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं होता। ये नहीं होता कि इसी फॉर्मूले पे बोनस निकलेगा। हर कंपनी ने अपना तरीका रखा होता है, हर कंपनी ने अपना एक तरीका रखा होता है बोनस निकालने का, और हमें उस तरीके के मुताबिक बोनस निकालना चाहिए। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने बोनस निकालने का तरीका रखा हुआ है कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट। ये एक कंपनी जिसका तरीका ये है कि वो इस तरह निकालती है बोनस कि 50% ऑफ टाइम सेव एट बेसिक रेट। इसका अब मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना उस बंदे ने टाइम कम लगाया, ऑब्वियसली अच्छी बात है ना। देखो, आपको मैंने बोला है काम आपने 1 घंटे में करना है और आपने आधे घंटे में कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, आपके लिए भी अच्छी बात है। तो इसके बदले आपको फिर बोनस दिया जाता है। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट का मतलब ये है कि जितना टाइम आपने बचाया, जितना भी टाइम आपने बचाया, ठीक है, उसको हम बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही 50% से उसको मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में लिखूं, फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्म में लिखूं कि इस फॉर्मूले को लेके किस तरह चलना है, तो मैं इस तरह लिखूंगा कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट, का मतलब मल्टीप्लाई जितना भी आपका बेसिक रेट है। सही है। अब आपको फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने टाइम दिया था, जो टाइम जो आपको अलाउ था वो था 100 आवर्स। 100 घंटे आपको एक प्रोजेक्ट के लिए अलाउ थे। ठीक है। आपने जो एक्चुअल में टाइम लिया वो काम करने के लिए, वो थे 80 आवर्स, यानी एक्चुअल में आपने 20 घंटे बचा लिए। सही है। देखो, अगर आपको पास, अगर तो सवाल में डायरेक्टली टाइम सेव दिया हुआ है तो ठीक है। अगर टाइम सेव नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली आप ये यूज कर सकते हो ना कि 50% इनटू टाइम सेव, का मतलब ये है कि जितना आपको टाइम मिला था, यानी जितना टाइम आपको अलाउ था, उसमें से आप माइनस कर दो कि जितना टाइम आपने एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट के लिए लिया, इनटू बेसिक रेट, इनटू बेसिक रेट। तो अब इस अगर टाइम सेव ना गिवन हो सवाल में, उस केस में आप फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो टाइम सेव की जगह के टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। और हमारे सवाल में अब टाइम अलाउड भी गिवन है, टाइम टेकन भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। तो 50% ऑफ टाइम अलाउड हमारे पास कितना है, 100 आवर्स, माइनस टाइम टेकन हमारे पास कितना है, 80 आवर्स। टाइम टेकन हमारे पास कितना है, 80 आवर्स। और एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपनी जो बेसिक रेट पे करती है अपने लेबर को, वो है $10 पर आवर। अब 1 घंटे के बदले कितना पे करती है, $10 पर आवर। 1 घंटा अगर नॉर्मल वो काम करता है तो उसको ₹10 मिलते हैं। सही है। तो वो मल्टीप्लाई 10 $10 पर आवर। तो ये इस तरह आप निकाल सकते हो कि उस बंदे का बोनस कितना बना। देखा जाए तो 100 - 80, 20 आवर्स उसने बचाए, बेसिक रेट के ₹10। तो 20 × 10 200, 200 का 50%, $100 उसका क्या बना, $100 उसका बोनस बना। $100 उसका क्या बना, बोनस बना। अब ये जो हमने बोनस निकाला है ना, यहाँ पे ये जो हमने बोनस निकाला है, ये
सिर्फ और सिर्फ बोनस वाला पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस वाला पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस वाला पोर्शन है, यानी वो जो इंसेंटिव उसे मिलना था। अगर वो इसी सवाल के अंदर, मतलब कि मैं इसके अलावा और कोई डाटा नहीं दूंगा, इसके अलावा मैं और कोई डाटा नहीं दूंगा, अगर मैं इसी सवाल के अंदर जिसके अंदर ये मैंने पूरा बॉक्स बनाया है, एक रिक्वायरमेंट तो मैंने ये पूछी ना, एक रिक्वायरमेंट तो मैंने बता दी ना कि बोनस, वो हमने निकाल लिया। अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले कि एक तो बोनस का हमने निकाल दिया, दूसरी ये पूछ ले कि टोटल लेबर कॉस्ट बताओ, टोटल लेबर ने कितना कमाया। अब टोटल लेबर जो इस बंदे ने कितना कमाया, ये तो इसी तरह पता चलेगा, ये तो इसी तरह पता चलेगा कि अगर लेबर कॉस्ट में हमें उसकी अपनी सैलरी भी पता चल जाए और बोनस भी पता चल जाए, यानी बोनस के साथ सैलरी भी पता होगी तो टोटल अमाउंट पता चलेगी ना जो हमने लेबर को पे करनी है। या अगर बोनस है हाली और नॉर्मल सैलरी नहीं है तो टोटल लेबर कॉस्ट नहीं निकल सकती, या अगर हाली सैलरी है और बोनस नहीं है तो टोटल लेबर कॉस्ट नहीं निकल सकती। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, उस केस में हमने क्या करना है जरा गौर से देखना। बोनस तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया $100 का। अब इसी क्वेश्चन से हम एक्चुअल सैलरी किस तरह निकालेंगे, हम देखेंगे कि उस लेबर ने काम कितना किया। सैलरी क्या होती है, जो काम के बदले मिले। तो मुझे बताओ, मुझे आप लोगों ने मैसेज में बताना है उस बंदे ने 100 घंटे में काम किया है या 80 घंटे में काम किया, कितना काम किया उस बंदे ने, कितना काम एक्चुअल में उस बंदे ने खुद कितना काम किया, सबने बताना है मुझे। उस बंदे ने कितने घंटे काम किए, जिस बंदे का ये हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, 100 घंटे काम किए या 80 घंटे, 80 घंटे, 80 आवर्स ने काम किया। अब जब उसने 80 आवर्स काम किया, अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूँ, ये देखो 80 आवर्स उसने अगर काम किया है तो उसको जो नॉर्मल सैलरी मिलनी है वो 80 आवर्स के मुताबिक मिलनी है, यानी नॉर्मल सैलरी उसकी क्या होगी, 80 आवर्स के मुताबिक होगी। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि एक घंटे का कितनी दे रही है कंपनी, कितना दे रही है एक घंटे का, एक घंटे का रेट कितना दे रही है, मैंने दिया हुआ है सवाल के अंदर, एक घंटे का रेट कितना है, सबने बताना है, सबने। एक घंटे का कितना दे रही है कंपनी, ₹10 दे रही है, तो 10 पर आवर। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि 800 उस बंदे की नॉर्मल कमाई है, जो कि वो उसने जो कि उसने काम करके लिए, और ₹100 वो बोनस है, ₹100 वो बोनस है जो उसने अच्छा काम करके कमा लिया। तो टोटल में उसकी कितनी बनी फिर, टोटल उसकी बनी $900 सेल। तो इस तरह ना एक दो क्वेश्चन है जो कंफ्यूज बिल्कुल हो, स्टूडेंट हो जाता है उनमें, कि उसको लग रहा होता है कि डाटा तो सिर्फ बोनस का है, तो इसमें फिर नॉर्मल सैलरी या टोटल लेबर कॉस्ट किस तरह पता चलेगी। तो टोटल लेबर कॉस्ट के लिए आप जाओगे सैलरी, और सैलरी आपने देखा जितने घंटे से काम किया उसके हिसाब से बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तक अगर क्लियर है एक मरतबा यस लिखो। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक मरतबा मुझे यस लिखो और बताओ क्लियर है। अब आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि जो बोनस का सवाल है उसमें नॉर्मल लेबर कॉस्ट किस तरह निकालेंगे, ठीक है, जितने घंटे से काम किया। हाँ ये है कि अगर वो पूरा प्रॉपर उसके अंदर एक अलग फॉर्मेट दे दे कि यार क्या कहते हैं, लेबर जो है उसका वो आइडल टाइम और ओवर टाइम, वो फिर आप उसको अलग कैलकुलेट करोगे, जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो अलग कैलकुलेट करोगे, बोनस अलग कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन वो इतना मुश्किल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें पता होता है कि यार सैलरी इस तरह निकलनी है, बोनस इस तरह निकलना है और दोनों को ऐड कर देना है। ये वाला कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि उसमें स्टूडेंट कहते हैं ये तो डाटा ही सिर्फ बोनस का दिया हुआ है, हालांकि उसके अंदर ही आप सैलरी भी निकाल सकते हो। कशमला इसके लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये लॉजिक है कि लॉजिक क्या है, सिंपल आप फॉर्मूला अगर आप चाहो खुद बना लो, कि अगर आपको बोनस के साथ कैलकुलेट करना है तो सिंपल ये लिख लो कि टोटल जो कॉस्ट है लेबर की, लेबर कॉस्ट है वो आएगी जो उसकी अपनी सैलरी है, यानी जो टोटल सैलरी है उसमें बोनस ऐड कर दो। अब बोनस आगे तो वही बात आ गई ना कि बोनस इस तरह कैलकुलेट होना है और सैलरी इस तरह कैलकुलेट होनी है और दोनों को ऐड ही करना है, तो फॉर्मूला हाथ तो नहीं है। उसका अपने काम के अलग कैलकुलेशन होगी, बोनस की अलग कैलकुलेशन, और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। गुड है। ये पीडीएफ में ना क्लास के बाद जो जो मेरी क्लास लेगा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे। और कशमाला आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आप मुझे ईमेल दे देना, या जो चीज़ आपकी आप इंटरनेट पे अवेलेबल है वहाँ पे बता देना, मैं आपको फिर उस क्लास से सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ, ताकि पीडीएफ में आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़, एक और पॉइंट जरा सीख लो, इसके अंदर जो एक पॉइंट है वो ये है
ये जो बोनस है ना, अगर आपसे कोई पूछे, आप लोगों के पास ना दो किस्म की कॉस्ट होती है, आप लोगों के पास ना दो किस्म की कॉस्ट होती है। एक होती है, एक मिनट, आप लोगों के पास ना दो किस्म की कॉस्ट होती है। एक होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे बच्चों, बोनस बोनस क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो क्या है, क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपके नॉलेज के मुताबिक? जिसको पता है वो बताए, जिसको पता है वो बताए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है बोनस? इनडायरेक्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने बोला है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है बोनस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि बोनस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ये एक मुफ्त का मार्क्स आपका बन जाएगा, मुफ्त का मार्क्स बन जाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सही है। अच्छा, अब हम जाते हैं टुवर्ड्स अपन नेक्स्ट पॉइंट। इससे अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो आपने मुझसे पूछा था ओवरहेड का न्यू पार्ट। अच्छा, ओवरहेड के न्यू पार्ट में आप मुझे अगर थोड़ा सा बताओ कि उसमें स्टेप डाउन मेथड और वो वाला मेथड है रेसिप्रो, लास्ट वाला मेथड नहीं है, ये पूरा ही वो न्यू पोर्शन गायब है? मतलब इसमें मैंने अभी टू वे मेथड करवाना है या सारा ही नहीं है? चलो सारा कर लेते हैं, सारा कर लेते हैं, सबकी रिवीजन भी हो जाएगी। देखो, ओवरहेड का न्यू, जो MA2 लेवल पे ओवरहेड का न्यू पार्ट है ना, जितना भी, वो सारा मैं करवाने लगा हूँ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी मेरा ख्याल है MA2 का एग्जाम है अगले महीने, तो बाकी स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे इसी तरह करना है कि मेरे साथ चलो, ओवरहेड का जो न्यू पार्ट है ना, जो जिसके अंदर हमने रीअपोर्शनमेंट की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, वो करवाने लगा हूँ। ठीक है, देखो, ओवरहेड के अंदर ऐसा है, ओवरहेड्स के अंदर हमने चार स्टेप्स सीखे हुए हैं। एक, किसी भी ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के चार स्टेप हैं, यानी कि उसको पर यूनिट पे लेके जाने के लिए चार स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप था एलोकेशन, फिर अपोर्शनमेंट, फिर रीअपोर्शनमेंट, और फिर एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें ना अपने एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों तो वो सेम है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, और रीअपोर्शनमेंट भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन रीअपोर्शनमेंट की पहली टाइप, जिसका नाम है नो वे मेथड, जिसका नाम है नो वे मेथड, वो हमने MA1 लेवल में पढ़ा होता है, जिसके अंदर सिंपल रीअपोर्शनमेंट हम सीखते हैं, सिंपल रीअपोर्शनमेंट हम सीखते हैं, वो हमने MA1 में देखा होता है, यानी बेसिक लेवल पे पढ़ा होता है। MA2 लेवल पे जो न्यू चीज इसमें है, MA2 लेवल पे जो ये न्यू चीज है, वो रेसिप्रोकल के अगले दो मेथड है, रेसिप्रोकल के अगले दो मेथड है। कौन कौन से, देख लो। एक आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, आता है स्टेप डाउन मेथड, जिसको आप वन वे मेथड भी बोलते हो, और एक आपके पास आता है रेसिप्रोकल मेथड, जिसको आप टू वे मेथड भी बोलते हो, जिसको आप टू वे मेथड भी बोलते हो। सही है, इसका मतलब इन दोनों पोर्शन में हमने इन दोनों को, मतलब आज के लेक्चर में हमने इन दोनों को सीखना है, स्टेप डाउन को भी सीखना है और रेसिप्रोकल मेथड को भी सीखना है। सही है। एक तो नो वे मेथड है ना, सिंपल नो वे मेथड है ये वाला, जो MA1 लेवल पे, ये तो सिंपल है कि यार आप पीछे से वो जो ओवरहेड आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसको आगे लेके चले जाते हैं एब्जॉर्प्शन के स्टेप की तरफ। लेकिन स्टेप डाउन मेथड एक ये वाला मेथड, और एक ये वाला मेथड, आज हम ये मेथड्स, दोनों मेथड सीखने लगे हैं।
ये दोनों मेथड्स MA2 लेवल के और F2 लेवल के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ओवरहेड्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको भाई सिखाऊंगा स्टेप डाउन मेथड। हम जा रहे हैं स्टेप डाउन मेथड की तरफ। स्टेप डाउन मेथड या वन वे मेथड। अब इन दोनों में, स्टेप डाउन मेथड और वन वे मेथड में फर्क आपस में कोई नहीं, सेम ही है। स्टेप डाउन मेथड में होता क्या है, देखो यार, असल में ना बिजनेस के अंदर ना दो किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। जो होते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, उनका तो कोई ऐसा सीन नहीं होता कि हाँ नो वे डायरेक्ट मेथड है, नो वे डायरेक्ट मेथड है। ये जो पहला मेथड आपने पढ़ा हुआ ना MA1 लेवल पे, जिसको आप डायरेक्ट मेथड भी बोलते हो, सही है, जिसके अंदर सिंपल आपने डायरेक्टली अपने सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पैसे लेके जाने होते हैं। उसमें आपस में सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज नहीं दे रहे होते। ठीक है, क्लियर है एहसान या शुजा, ओके जिसके सर। अंदर? अच्छा, गुड है। जी सर। अब अगर देखो स्टेप डाउन मेथड और वन वे मेथड, इसके अंदर अगर हम देखें तो होता ये है कि आपके पास ना दो किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब एज्यूम करते हैं हमारे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कैंटीन है और एक मेंटेनेंस है। ये दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हमने कंसीडर किए हुए हैं, सही है। अब एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हमने कर ली हुई है, उसके बाद ही रीअपोर्शनमेंट आता है, तो इसलिए एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हमने कर ली है, एज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करके जो आपके पास प्रोडक्शन वन का खर्चा आ रहा है वो 1 लाख है, प्रोडक्शन टू का खर्चा आ रहा है 1.5 लाख है, सर्विस वन का जो खर्चा है वो 50,000 है, और सर्विस वन का खर्चा 50,000 और सर्विस टू का खर्चा आपके पास है 40,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने लगा, जरा सारों ने फोकस रखना, सारों ने। देखो, प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन टू, सर्विस वन, सर्विस टू, एक टाइप है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है सर्विस डिपार्टमेंट। मसला ये आता है कि हम जब अपना चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना ओवरहेड्स, तो उसके अंदर मेन चीज क्या होती है, ओवरहेड चैप्टर पढ़ने का मकसद ये होता है कि जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको पर यूनिट में लेके जाया जाए। जो मकसद है ना हमारे चैप्टर का, ओवरहेड चैप्टर का मकसद है ना हमारा, वो ये है कि ओवरहेड को पर यूनिट में लेके जाया जाए। अब इशू ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, कैंटीन और मेंटेनेंस, ये तो कोई यूनिट्स बनाते ही नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट का मकसद होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करना, सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प आउट करना। अब ये दोनों तो यूनिट्स बना ही नहीं रहे। तो भाई अगर ये दोनों यूनिट्स बना ही नहीं रहे, तो इन खर्चों को 50,000 को 40,000 को कौन से यूनिट्स पे लेके जाओगे? यूनिट्स बना ही नहीं रहे तो यूनिट्स पे लेके कैसे जाओगे? और हमें तमाम ओवरहेड्स को यूनिट पे लेके जाना है, मकसद ये। तो मसला यहाँ अराइज हुआ, तो इस पे हमारा इस पे फिर तरीका ये आया कि आप जो खर्चा आपने आपके सर्विस डिपार्टमेंट कर रहे हैं ना, जैसे 50,000 और ये 40,000, इनको इनको आप ले जाओ। जो खर्चा आप कर रहे हो ना, 50,000 और 40,000, इनको आप उठाओ, इनको आप उठाओ और ले जाओ टूवर्ड्स टूवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टूवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितनी जितनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उनकी तरफ ले जाओ। मकसद ये है, ये बेसिक बेसिक है, कोई भी रीअपोर्शनमेंट का बेसिक डेफिनेशन यही है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन में ले जाओ। लेकिन वन वे मेथड का क्या मतलब है? वन वे मेथड का मतलब यानी स्टेप डाउन मेथड का मतलब ये है, स्टेप डाउन मेथड का मतलब ये है कि ये जो इसमें क्या होता है स्टेप डाउन में, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को आपस में भी सर्विस दे रहा होता है, यानी कि सर्विस वन सर्विस टू को दे रहा है, लेकिन सर्विस टू सर्विस वन को नहीं दे रही। अब ये ना समझना कि सर्विस डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बैठे हुए थे, वो तो बैठे ही हुए थे। यानी मैं अगर आपको समझाऊं ना कि सर्विस वन है ना, उसने प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू, उसको तो सर्विस देनी ही देनी है ना, वो तो उसका मकसद ही यही है ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे। इसी तरह सर्विस टू, प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू दोनों को सर्विसेज देगा।
मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो जेनेरिक कंसेप्ट है, ये तो डायरेक्ट मेथड में भी यही था, इनडायरेक्ट में सॉरी A1 वे में और 2 वे में भी यही है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं ना, तो वन वे वो मेथड है जिसके अंदर एक सर्विस डिपार्टमेंट तो दूसरे को सर्विस दे रहा होता है, यानी लेकिन दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा होता। यानी देखा जाए कि अगर ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है तो एक सर्विस दे रहा है बस, दूसरा नहीं दे रहा। इस मेथड को कहते हैं, अगर यहाँ अगर बिजनेस के अंदर ये तरीका चल रहा है तो यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट वन वे मेथड यानी स्टेप डाउन मेथड के थ्रू की जाती है। अब एज्यूम करते हैं हमने तो ऑब्वियसली एग्जांपल अपनी बनाई है ना, हमने तो एग्जांपल अपनी बनाई है, तो उसी तरह हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेंटेनेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेंटेनेंस है, इसका सवाल मैं थोड़ा ना बल्कि यहीं पे लिख देता हूँ, जो मेंटेनेंस है ना, ये प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 को सर्विसेज दे रही है, सर्विस 1 को ये सर्विसेज नहीं दे रही। जबकि जो कैंटीन है वो प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 और सर्विस 1, यानी सर्विस 1 क्या है, सॉरी यहाँ पे सर्विस 1 नहीं सर्विस 2, सर्विस 2 को सर्विस दे रही है, सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक डिपार्टमेंट, अगर मैं यहाँ पे एरो से समझाऊं कि कैंटीन जो है वो सर्विस 2 को अपनी सर्विसेज दे रही है, बस मेंटेनेंस कैंटीन को सर्विसेज नहीं दे रही, सही है। और यहाँ पे ऑब्वियसली अपने आप को यानी सर्विस 1 और इस तरह ये अपने आप को तो सर्विसेज ऑब्वियसली नहीं दे सकते, तो इस वजह से यहाँ पे जरा फोकस रखना कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होगा, दूसरा पहले को नहीं दे रहा होगा, ठीक है, दोनों में से एक दे रहा होगा दूसरा नहीं सर्विसेज दे रहा होगा। अब इस तरह के सवालों के अंदर हम फिर सवाल करेंगे किस तरह, इस तरह के सवालों के अंदर हम फिर क्वेश्चंस को करेंगे किस तरह, सोल्व किस तरह करेंगे। चलो अब सोल्व की तरफ जाते हैं, सोल्व की तरफ जाते हैं। मैं जरा इसको ना कट करके ना थोड़ा साइड पे कर दूं ताकि हम लोग फिर क्वेश्चन प्रॉपरली बना सकें। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ मैं एज्यूम करने लगा हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि सवाल हम ऊपर कर लें, कि जो हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, एक है सर्विस डिपार्टमेंट 1 यानी कैंटीन, और एक है सर्विस डिपार्टमेंट 2 यानी के मेंटेनेंस। चार डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 सर्विस 1 सर्विस 2। अब मैं यहाँ बताने लगा हूँ सर्विसेज किस तरह, मतलब कितने कितने परसेंट सर्विस दे रहा है। एज्यूम करो जो सर्विस 1 है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को 50% सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को 30% सर्विसेज दे रहा है, और कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट 1 है ना, और कैंटीन ही सर्विस डिपार्टमेंट 2 यानी मेंटेनेंस को ये सी की जगह मतलब कैंटीन और एम का मतलब मेंटेनेंस को बाकी 20% सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, बाकी 20% सर्विसेज दे रहा है। और इसी तरह जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 यानी मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 40% दे रहा है प्रोडक्शन 1 को, और 60% दे रहा है प्रोडक्शन 2 को। सर्विस डिपार्टमेंट 1 को कोई सर्विस नहीं दे रहा, सही, ठीक है। हाँ, सर्विस डिपार्टमेंट 1 को कोई सर्विसेज नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन उसी मेथड के मुताबिक है ना, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट बस दूसरे को सर्विस दे रहा है। अब क्वेश्चन किस तरह करेंगे, असल इशू यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन किस तरह फिर सोल्व करें। अगर ये सीन है, अगर इस तरह का सीन है, फिर क्वेश्चन किस तरह सोल्व करें। इस तरह की क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले री ऑब्वियसली स्टार्ट तो हमने यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट करनी है ना, स्पेलिंग और राइटिंग अपने अपने भाई, रीअपोर्शनमेंट करनी है। हमने सबसे पहले हमने उस सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है, उस सर्विस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है जो कि सर्विसेज 3 डिपार्टमेंट्स को दे रहा है, यानी जो सर्विसेज जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, ठीक है। हमने पहले उसको रीअपोर्शन करना है, उसके बाद उसको करना है जो सर्विसेज नहीं दे रहा। यानी कि मुझे आप लोग बताओ सिर्फ कि कैंटीन सर्विसेज दे रही है या फिर मेंटेनेंस सर्विसेज दे रही है। ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दोनों दे रहे हैं, लेकिन आपस में मैं कह रहा हूँ कैंटीन दे रही है या मेंटेनेंस दे रही है सर्विसेज, आपस में कैंटीन सर्विसेज दे रही है या मेंटेनेंस सर्विसेज दे रही है।
सब बताओ, आपस में कैंटीन दे रही है सर्विसेज या मेंटेनेंस? हाँ भाई, एहसान साहब, तलाल साहब, आप भी बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल कैंटीन सर्विसेज दे रही है, मेंटेनेंस सर्विसेज नहीं दे रही। अब कैंटीन सर्विसेज दे रही है ना, तो पहले उसको रीअपोर्शन करेंगे, फिर मेंटेनेंस को करेंगे। अब कैंटीन को अगर हमने करना, तो कैंटीन के कितने पैसे हैं? 50,000 रुपए। अब इस 50,000 के पार्ट्स बनेंगे, कुछ पार्ट जाएगा प्रोडक्शन वन, कुछ पार्ट जाएगा प्रोडक्शन टू, और कुछ पार्ट जाएगा सर्विस टू में। ठीक है, कैंटीन के अब हम पार्ट बनाने लगे। ठीक है, कैंटीन के अब हम पार्ट बनाने लगे, इसके पोर्शन के कितना पार्ट जाएगा? देखो, कैंटीन में 50% वो सर्विस दे रहा है प्रोडक्शन वन को, और 30% इसको प्रोडक्शन टू, और बाकी मेंटेनेंस को 20%। तो हम 50,000 का 15% जाएगा यहाँ पे। अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करूँ, तो 50,000 का 50% यहाँ पे आ जाएगा 25,000। प्रोडक्शन टू को 50,000 का 30% 15,000, और इधर मेंटेनेंस पे 50,000 का 20% 10,000, और यहाँ से 50,000 खत्म हो जाएगा। यानी इसका हिसाब किताब तो क्लियर हो गया, कैंटीन का हिसाब किताब क्लियर हो गया, और ये आपस में तीनों में डिवाइड हो गया, ये तीनों में डिवाइड हो गया। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने रीअपोर्शनमेंट की है सर्विस डिपार्टमेंट, जो कैंटीन था ना सी, उसकी मैंने रीअपोर्शनमेंट की है, उसकी मैंने रीअपोर्शनमेंट की, तीनों में मैं लेके गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं रीअपोर्शनमेंट करने लगा हूँ कौन सी सर्विस डिपार्टमेंट की? मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस की करने से पहले ना, मेंटेनेंस की रीअपोर्शनमेंट करने से पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, और फिर उस अमाउंट की रीअपोर्शनमेंट होगी। ये दोनों ऐड किए जाए तो क्या बन रहा है? 50,000। किन दोनों को ऐड किया? 40,000 और 10,000, 50,000। 40,000 और 10,000, 50,000। अच्छा, अब आप में से कोई क्वेश्चन अगर ये पूछे कि क्या हम पहले मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करके कैंटीन को नहीं कर सकते? मसला ये आएगा कि पहले 40,000 को करोगे, फिर कैंटीन की करोगे, फिर 10,000 आएगा, फिर 10,000 की अलग करोगे। तो बेहतर यही है कि पहले उसको रीअपोर्शन कर लो जो सर्विसेज दे रहा है। सही है, पहले उसको रीअपोर्शनमेंट कर लो जो सर्विसेज दे रहा है। तीनों में आ जाएगी। अब इसको ऐड करके ये टोटल हमें पता चल गया ना कि 50,000 जो है ना वो मेंटेनेंस का खर्चा है, मेंटेनेंस में एलोकेटेड है। अब यहाँ से 50,000 को P1 और P2 यानी दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ले जाएंगे। तो देखा जाए अब, तो 50,000 का कितने परसेंट? 40% प्रोडक्शन वन और 60% प्रोडक्शन टू, यानी कि 50,000 का 40% जा रहा है प्रोडक्शन वन को, और 50,000 का 60% जा रहा है प्रोडक्शन टू को। 40% यानी 20,000, और 60% यानी 30,000। और यहाँ से इसका भी हिसाब किताब, 50,000 का भी हिसाब किताब ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्लियर, यानी अब सर्विस डिपार्टमेंट की रोला खत्म, सारी वैल्यू कहाँ आ गई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब आपसे कोई भी पूछे, अब आपसे कोई भी पूछे कि यार टोटल बताओ इनका, तो आप सिंपली बस टोटल कर दो। 1,25,000 ये आ जाएगा 145,000। किन तीनों को ऐड किया मैंने? इस 1,00,000 को, इस 25,000 को, और इस 20,000 को। और इधर 150,000, 115,000 और 30,000, ये आ जाएगा 1,95,000। 1,95,000। एक मिनट से मैं कैलकुलेशन कर लूँ जरा। अच्छा, पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ है? यहाँ तक पहले बताओ क्लियर हुआ है? जिसका मैंने कैलकुलेशन की है सबको टोटली 100% क्लियर है? तो एक मरतबा यस लिखो, एक मरतबा यस लिखो कि क्लियर है। अच्छा, अगर बोलना है तो बोल भी सकते हो, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है। ठीक है, अगर कोई बोलना चाहता है बोल भी सकता है। ठीक है, अगर किसी को चैट में इशू है। गुड, हो गया। अब यहाँ पे ना अच्छा, एक 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 चीज सीख लो, एक चीज सीख लो। ये जो मैंने बोल्ड ब्लैक कलर में वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक मैंने बारीक वैल्यू लिखी है ना, बारीक पेन से, एक मैंने बोल्ड लिखी हुई है जो ब्लैक कलर में। ठीक है ना, मैं अगर थोड़ा हाईलाइट करूँ, ये वाली लाइन, इन चारों को ऐड करो, इन चारों को जरा ऐड करो, ऐड करके मुझे वैल्यू बताओ। इन चारों को ऐड करके मुझे वैल्यू बताओ। 340,000। 340,000 आ रहा है? अच्छा, सबका 340,000 आ रहा है ना? सबका 340,000 आ रहा है। कशमाला आप भी देख लो एक मरतबा।
अच्छा, अब अगर इसका 340,000 आ रहा है तो अब मुझे जरा बताओ इन दोनों को ऐड करके, ये जो फाइनल बाद में वैल्यू आई ना एट लास्ट, उसको ऐड करो जरा। ये भी आ गया क्या, 340,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वैल्यूज 340,000 थी ऐड होके, यही नीचे वैल्यूज आई हैं। बस हमने वो सर्विस डिपार्टमेंट वाली वैल्यूज उठ के इधर आ गई हैं, चेंज कोई नहीं आया। और ये प्रूफ है कि आपका सवाल भी ठीक हुआ है, ये प्रूफ है कि आपका सवाल ठीक हुआ है। वही 340, वही 340, ये दोनों, इसके प्रूफ है कि आपका सवाल ठीक हुआ है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताना था, वो ये है, वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक था वो। हाँ, जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना, मैं ना ये थोड़े से ना ये वाला पॉइंट अगर मैं, एक मिनट को जरा, इसको मैं थोड़ा साइड पे लेके जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक बात समझानी है इस वजह से। इसको मैं ना यहाँ साइड पे परसेंटेज को लिख रहा हूँ, पीडीएफ में देख लेना ये परसेंटेज साइड पे होंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो बात समझानी है सुन लो, वो ये कि अगर अगर मैं आपसे बोलूं, जरा गौर से, ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका अगला स्टेप एब्जॉर्प्शन था ना, रीअपोर्शनमेंट से अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, रीअपोर्शनमेंट से अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। अगर मैं कहूं कि ये जो 145,000 आया है प्रोडक्शन वन का, और 195,000 आया प्रोडक्शन टू का, इसका मैं ना इरेज कर देता हूँ हाईलाइटर ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, वन ये जो 145,000 P1 का और 195,000 P2 का है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इसका OAR अपना निकालो, यानी कि OAR निकालना यानी कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, वो जो है, अगर मैं कहूँ इस प्रोडक्शन वन का OAR अपना निकालो और प्रोडक्शन टू का OAR अपना निकालो, यानी दोनों के OAR अलहदा अलहदा निकालो। अगर मैं बोलूँ कि कैलकुलेट OAR अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स सेपरेटली, यानी हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली सेपरेट सेपरेट निकालो OAR, तो इस तरह के OAR को बोलते हैं डिपार्टमेंटल OAR। डिपार्टमेंटल OAR यानी डिपार्टमेंटल OAR अगर आपसे पूछे कोई, ये मे भी आपको पेपर में ना आए, लेकिन ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि OAR अगर आपने प्रोडक्शन वन से लेदा OAR निकाला है, उसके ओवरहेड से लेदा OAR, और प्रोडक्शन टू की अपनी एक्टिविटी लेवल यूज करके उसका OAR निकाला है, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल OAR। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि नहीं ऐसे नहीं करना, आप इस तरह करो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और एक टोटल अमाउंट जो आती है, ये जो 340,000 आई है, ये 340,000 आई है, ये वाली, ये टोटल अमाउंट को उठाओ, ये टोटल अमाउंट को उठाओ और टोटल अमाउंट के मुताबिक निकालो। टोटल अमाउंट के मुताबिक OAR निकालो, टोटल अमाउंट के मुताबिक OAR निकालो। तो इस तरह के OAR को आप बोलते हो ब्लैंकेट OAR, ब्लैंकेट OAR। तो ब्लैंकेट OAR का क्या मतलब होता है कि टोटल ओवरहेड्स ऐड किए और आगे OAR निकाल रहे हो, यानी एब्जॉर्प्शन के स्टेप पे टोटल करके किया। अगर अलग अलग निकाल रहे हो तो डिपार्टमेंटल, अगर इकट्ठा निकाल रहे हो तो ब्लैंकेट। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। ये पॉइंट अगर क्लियर है, इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ऐसा यस समझाऊं सर। कभी जिंदगी में ना भूले। बस ये आप लोगों ने फोकस रखना है। बाकी भी मुझे बताओ, कशमाला आप बताओ, तलाल आप बताओ, क्लियर है यहाँ तक? सही हो गया। तो हमने यहाँ तक सीखा ओवरहेड का स्टेप डाउन मेथड, ये था स्टेप डाउन मेथड। अब हम जाने लगे हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है टू वे मेथड। जिसका नाम क्या है? टू वे मेथड। टू वे मेथड सीखने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट सीखना है
कि जिस तरह हमने देखा था कि वन वे मेथड यानी स्टेप डाउन मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। यानी हमने उसमें ये सीखा था कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो ये सर्विसेज दे ही रहे हैं, यानी प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 को सर्विसेज दे ही रहे हैं, ये दोनों ही। लेकिन सर्विस 1 सर्विस 2 को सर्विसेज दे रहा है, या और सर्विस 2 सर्विस 1 को नहीं दे रहा। टू वे में ये है कि सर्विस 1 आपस में सर्विस डिपार्टमेंट दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, यानी सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 को सर्विसेज दे रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस 1 को सर्विसेज दे रहा है। अब ये केस हम पढ़ने लगे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा शेप में लेके आऊँ, ये जो मैंने किया है, अब हम ये केस पढ़ने लगे हैं जिसको हम रेसिप्रोकल मेथड भी कहते हैं। इसके लिए आपको रीजॉइन करनी पड़ेगी मीटिंग, सेम लिंक पे रीजॉइन कर लो क्योंकि मीटिंग टाइम एंड हो रहा है, सेम लिंक पे रीजॉइन करो वापस, हम फिर स्टार्ट करते हैं इसको।